वेलकम जी, म्यूचुअल फंड के वर्तमान और संभावित निवेशक। आज मोतीलाल ओसवाल के एक आने वाले एनएफओ की चर्चा करेंगे, यानी कि न्यू फंड ऑफर की। आप फिर कहोगे कि सर मार्केट में सर लोग अपना पैसा लूज कर रहे हैं, सारा ही पोर्टफोलियो रेड में दिख रहा है। सर मेरा भी रेड में दिख रहा है ना। तो अभी एनएफओ लाने का क्या तुक बनता है सर, बताऊंगा इस वीडियो में। बड़ी बारीक चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हेल्थ से रिलेटेड चीज है, कोरोना और कोविड-19 से रिलेटेड मुद्दे हैं जी, बताऊंगा इस वीडियो में आपको, है ना। तो आप मेरे चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री था, है और रहेगा। स्टॉक मार्केट था, है और रहेगा। हाँ, ये नीचे भी जाता रहेगा, ऊपर भी आता रहेगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट में और नदी में एक सिमिलैरिटी है कि नदी तो एक बार रुक भी जाए, मगर स्टॉक मार्केट नहीं रुक सकता, या तो ऊपर जा रहा होगा या नीचे आ रहा होगा। ये तो कैरेक्टरिस्टिक है स्टॉक मार्केट का। हैंसफोर्थ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत सारे लोगों को ये वीडियो शेयर भी करिएगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड सही है, ये बहुत सारे लोगों को पता लग सके, है ना। अब आते हैं मुद्दे की बात करते हैं आपसे कि ये अभी जब मार्केट क्राइसिस का सीन ऑलमोस्ट इंडिया में चल रहा है, 6-6.5% के आसपास बाजार हमारा टूट चुका है। ऐसे में मोतीलाल कैसे ऑप्टिमिस्टिक है ना। तो मोतीलाल जो एनएफओ ये ले आ रही है, तो मोतीलाल के ऑप्टिमिज्म का क्या रीजन है, उसी से पहले शुरुआत कर लेते हैं। उसका एक प्रमुख रीजन है सर, वो इसके नाम में छिपा हुआ है। मोतीलाल ओसवाल जैसे कि इंडिया का प्रोमिनेंट एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, इसके बारे में कुछ कहने ही नहीं। अब जहां पर कि पैसा आपका लगेगा यहां पे, क्योंकि मोतीलाल ओसवाल आपका पैसा अपने में तो लगाती नहीं है, पैसा लगेगा आपका मिड स्मॉल हेल्थ केयर इंडेक्स फंड में। अब मिड स्मॉल और हेल्थ केयर है कि नहीं, ये जो वर्ड है ना, हेल्थ केयर सेक्टर में आपका पैसा लगेगा। और हेल्थ केयर सेक्टर में अमूमन मिड साइज कंपनी और स्मॉल साइज कंपनी ही है, इसलिए मिड और स्मॉल केयर में पैसा आपका लगेगा। अर्थात आप ये समझ गए होंगे कि आप सब लोग मिलकर जो पैसा इकट्ठा करेंगे मोतीलाल ओसवाल के पास, तो मोतीलाल ओसवाल का फंड मैनेजर इस पैसे को लगाएगा कहां पे, किन कंपनियों के स्टॉक में, हेल्थ केयर के स्टॉक में। और हेल्थ केयर के स्टॉक में अमूमन दो चीज होती है जी, जो दवा बनाने वाली कंपनियां, जिसको बोलते हैं हम लोग फार्मा कंपनी, और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, इस दो चीजों में पैसा लगाइए। फार्मा कंपनी की बात करूं तो सर आपको मैनकाइंड में पैसा लगाएगी, फाइजर में पैसा लगाएगी, इस तरह की जितनी लुपिन में पैसा लगाएगी, डॉक्टर रेड्डीज में पैसा लगाएगी, इस तरह से। हॉस्पिटल में बात करूं तो सबसे बड़ा शेयर मैक्स हॉस्पिटल में पैसा लगाएगी, उसके बाद आपका नारायणा हृदयालय करके इनका एक हॉस्पिटल चैन है, उसमें पैसा लगाएगी, और इस तरह के फोर्टिस में पैसा लगाएगी। तो कुल मिला के आप एक चीज क्लियर होंगे कि इसमें जो आप पैसा देंगे मिनिमम 500 से शुरू है एसआईपी, और लमसम में आप कर सकते हैं। एनएफओ के बारे में बता दूं कि यह एनएफओ सर अभी लॉन्च होने वाला है, आज 25 तारीख है, कल से ये लॉन्च हो जाएगा, है कि नहीं। और 30th ऑफ दिस मंथ शायद, मैं अभी चेक करके बता दूंगा, ये चलने वाला है कि नहीं। तो आपके पास नवंबर में खत्म होगा, 10 या 11 नवंबर तक ये चलने वाला है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा डिटेल। बट मेरा आपका मतलब है कि मैं शुरू से ही कहता हूं कि मैं विवरण नहीं, विश्लेषण लेके आता हूं। तो क्यों, जबकि बाजार क्राइसिस में है, तब मोतीलाल अभी क्यों ऑप्टिमिस्टिक है, और आपको भी ये ऑप्टिमिज्म जानना चाहिए। तो पहला आपने जान लिया कि पैसा कहां पे लगाएगा, हॉस्पिटल्स, जो कि कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं जो लिस्टेड हैं उसमें, प्लस जो फार्मा कंपनियां हैं उनमें पैसा लगाएगी, है ना। मिड और स्मॉल कंपनियों में पैसा लगाएगी, ठीक। अब इसमें ऑप्टिमिज्म के पीछे रीजन है एक सर, वो रीजन है कोविड-19 से जुड़ा हुआ मामला है सर, कोविड-19 से जुड़ा हुआ मामला है सर। हाँ, कोविड-19 के वजह से मोतीलाल ऑप्टिमिस्टिक है। आप कहोगे सर कोविड-19 तो अब ऑलमोस्ट ठीक ठाक सीन है सर, हम लोग खुशी खुशी खा पी रहे हैं, तो फिर क्यों डरा रहे हो आप कोविड-19 का नाम लेके। सर मैं नहीं डरा रहा हूं, आंकड़े डरा रहे हैं सर। जून, या अभी जो जून अभी कंप्लीट हुआ है सर 2024, जून 2024 में इसी कोविड का एक नया वेरिएंट, कोविड का एक वेरिएंट जो हमारे यहां तबाही मचाई थी, उसका क्या नाम था सर, ओमिक्रॉन। तो ओमिक्रॉन वायरस ने, जिसने हमारे हिंदुस्तान में तबाही मचाई थी, उसी सब वेरिएंट का
एक वेरिएंट आई है जिसका नाम है XEC वेरिएंट, जून में पाया गया। कहां पे? जर्मनी में पाया गया। ठीक है, XEC का सब वेरिएंट इसको बोलते हैं सर, मैं आपको बताता हूं, RS.1.1 और KP.3.3। मैं टेक्निकल मेडिकल फील्ड का आदमी नहीं हूं, जस्ट मैंने न्यूज पढ़ा है, इसलिए न्यूज के हवाले से ही बता रहा हूं। और ये न्यूज मैंने पढ़ा 25 सितंबर का ये न्यूज है, दैनिक जागरण का। डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, सारा डिस्क्रिप्शन डाल दिया है मैंने लिंक में, आप उस न्यूज को गो थ्रू करिएगा, दैनिक जागरण का। और दैनिक जागरण ने ये लेख प्रकाशित किया, गुरुग्राम का एक हॉस्पिटल है मोरिंगो एशिया हॉस्पिटल, वहां के प्रसिद्ध डॉक्टर हैं डॉक्टर मुजामिल मुल्तान, उनसे पहले जानकारी लेके तब ये लेख प्रकाशित किया। मेडिकल फील्ड का कोई भी आर्टिकल ऐसे ही कोई प्रकाशित नहीं करेगा। तो कोविड-19 का सब वेरिएंट ओमिक्रॉन का वेरिएंट XEC, जिसका कि 0.1.1 और 0.3.3 का ये हाइब्रिड वर्जन है XEC। मतलब ये ओमिक्रॉन के जो खतरनाक डेडली वायरस थे उनका हाइब्रिड वर्जन है, जो कि जून में जर्मनी में, इसी जून में जर्मनी से में डेवलप हुआ। और एक तो ये था कि जून में डेवलप होता है जर्मनी में और वहीं पे इसको कंट्रोल कर लिया जाता, तब तो ज्यादा सीवियरिटी नहीं थी, ज्यादा खतरनाक नहीं था। लेकिन कोविड-19 का ये वायरस फिर से और मुल्कों में फैल गया। आज के डेट में जो न्यूज प्रकाशित हो रही है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने 8 अक्टूबर को एक आर्टिकल प्रकाशित किया, इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल रहा हूं। और इसमें इन्होंने ग्रेट मैनचेस्टर में एक डॉक्टर, एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के जीपी जनरल प्रैक्टिशनर डॉक्टर साहब हैं, मैडम हैं, डॉक्टर हेलेन वॉल के हवाले से टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है 8 अक्टूबर के अपने इस आर्टिकल में कि आज के डेट में लगभग 14-15 मुल्कों में, मोस्टली लग्जमबर्ग और यूरोपियन नेशन में फैल चुका है, पोलैंड, लग्जमबर्ग, टर्की जैसे देशों में फैल चुका है, चाइना में भी ये फैल चुका है यह वायरस, जिसका नाम है 0.1.1 और 0.3.3 का हाइब्रिड मॉडल, दैट इज XEC वर्जन। तो ये लगभग 14 मुल्कों में फैल चुका है। और जब भारतीय समाचार पत्रों को पढ़ते हैं तो उसमें डॉक्टर साहब लोग ये आशंका जाहिर करते हैं कि जैसे जैसे हमारे यहाँ सर्दी का मौसम बढ़ेगा, शायद यह कोविड-19 का ये वेरिएंट हमारे यहाँ भी आतंक मचा सकता है ना। तो इसी को देखते हुए कि जब यह फिर से अगर कोई ऐसा सिचुएशन जिससे कि हम लोग डरते हैं, जिसने हमें परेशान किया था, अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता है तो फिर क्या होगा? आप बताइए क्या होगा? जब कभी भी इस तरह का सिचुएशन आता है तो हेल्थ और फार्मा, इन दो कंपनियों का काम बढ़ जाता है और इस वजह से इनके स्टॉक्स में उछाल रहता है। तो इसलिए मोतीलाल ऑप्टिमिस्टिक है इसको लेकर के कि अगर इस तरह से कुछ ऐसा सीन बनता है तो जितने भी हेल्थ केयर की कंपनियां हैं और फार्मा सेक्टर की कंपनियां हैं, इसके स्टॉक में आने वाले दिनों में एप्रिसिएशन देखने को मिल सकता है। ठीक, तो ये रीजन ऑप्टिमिज्म का हो सकता है, ऐसा मैंने अनुमान लगाया और आप लोगों तक शेयर किया, क्योंकि मेरा काम खाली ये नहीं पढ़ के देना कि जी बेंचमार्क ही है। बेंचमार्क तो आपको पता है मिड स्मॉल हेल्थ केयर इंडेक्स फंड रहने वाला है, क्योंकि इंडेक्स 2005 में बना था। करेक्ट। विश्लेषण में ये हमने जाना कि क्यों ऑप्टिमिस्टिक है मोतीलाल इस फंड को लेके राइट नाउ, क्योंकि अभी सभी समय है इस कंपनियों के स्टॉक में उछाल आने का। दूसरा, चलो इस चीज को एक बार को हम नकार देते हैं कि भगवान करे सब कुछ अच्छा रहे और कुछ इस तरह का रिवर्स इवेंट ना हो हमारे साथ, तो क्या होगा? तो क्या आपका पोर्टफोलियो रेड जोन में डालेगा ये स्टॉक? वो जानने के लिए सर मैंने पिछले 1 साल का आंकड़ा उठाया कि जितने भी सेक्टोरल फंड हैं इंडेक्स के ऊपर, उसमें इसकी क्या स्थिति है। और ये इंडेक्स जो कि मिड स्मॉल हेल्थ केयर इंडेक्स फंड, अब ये मोतीलाल छोड़ो सर, मोतीलाल पैसा लेके आने वाला है, यही पैसा आपका लगने वाला है जिस फार्मा कंपनी और हॉस्पिटल्स में। तो मिड स्मॉल हेल्थ केयर इंडेक्स फंड आपका पैसा जहां भी लगाएगा तो उसका पीछे 1 साल में क्या रिटर्न रहा है और अपने जो सेक्टोरल फंड्स रहे उनका क्या रिटर्न रहा है। भाई साहब जबरदस्त। आप
देखोगे कि पॉजिटिव नोट पे चीजें हैं। कैसे है आप देखो, निफ्टी मिड स्मॉल ये भी एक सेक्टोरल फंड था, इसका रिटर्न आप देखो सर कितना है, 70% के आसपास। ऑटो सेक्टर कितना है सर, लगभग 90% के आसपास का एप्रिसिएशन, एक साल का एप्रिसिएशन बता रहा हूं। कंजम्पशन सेक्टर का देखो 20% के आसपास का है, एनर्जी का आप देखो लगभग 75% के आसपास का है, और एफएमसीजी का देखो लगभग 10% के आसपास एक साल में एप्रिसिएशन रहा है। फाइनेंशियल सेक्टर की बात करो तो मुश्किल से 8 से 10% का एप्रिसिएशन एक साल में रहा है। वहीं पे निफ्टी हेल्थ केयर का रहा है सर लगभग एप्रिसिएशन यहां पे कितने का, 47-48% का एक साल में, 40% के आसपास का रहा है। और आईटी सेक्टर का देखो सर सबसे नीचे, मीडिया उससे 7-8% का रिटर्न है, पीएसयू बैंक ने उससे ज्यादा। आप कुल मिला के जब इस पूरे स्टैट को देखोगे तो एक चीज समझ में आएगी कि पिछले एक साल में जो टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर्स रहे हैं, यद्यपि कि सारा मार्केट अपर था, मगर इन सारे ही सेक्टोरल फंड्स की बात करो तो आप में रियलिटी सेक्टर, पीएसयू बैंक सेक्टर और एनर्जी को छोड़ दें तो बाकी जितने भी सेक्टर्स हैं उन सारे सेक्टर्स से अच्छा परफॉर्म किया है हेल्थ केयर एंड इंडेक्स सेक्टर ने एक साल में। ठीक है सर, अब एक साल का आंकड़ा मैंने आपको दिखाया कि बाकी जितने भी सेक्टोरल फंड हैं उनमें इन्होंने, अगर रियलिटी सेक्टर को छोड़ दूं, पीएसयू सेक्टर को छोड़ दूं और एनर्जी को छोड़ दूं, तो बाकी हर सेक्टर से ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है एक साल के अंदर ये हेल्थ केयर सेक्टर ने, इंडेक्स फंड ने। ठीक है सर, लेकिन एक साल से बात नहीं बनती, सेबी भी कहती है कि आप 1, 3, 5 कम से कम तो दो, खाली एक साल पे किसी को कुछ भी बताना इलीगल है जी। तो बीइंग ए सेबी रजिस्टर्ड पर्सन आपको मैं 5 साल के भी अगर बात करूं सर, तो पिछले 5 साल में भी ये इस सेक्टर ने, हेल्थ केयर सेक्टर ने आउट परफॉर्म किया है। ठीक है, और एक चीज और बताओ सर, जब कोविड-19 आया था, एक आंकड़े से दिखाता हूं, कोविड-19 कब आया था, उसके नाम में ये 2019, तो 2020 में 20 लिख देता हूं, 2020 में ये डेडली इफेक्ट था इसका। 2005 के आसपास ये इंडेक्स बना था। ठीक है सर, तो 5000 से लेके आज के डेट में ये 35,000 पे इंडेक्स का है। करेक्ट, आज डेट क्या है सर, 2024। तो 2005 से जब 2020 के आसपास इसका, जब सारे 2020 में जब क्राइसिस चल रहा था, ऑल ओवर स्टॉक सर माइनस में जा रहे थे, ओनली हेल्थ केयर सेक्टर सर पॉजिटिव में था। कैसे, ये चल रहा था सर 5,000 के आसपास, 6, 7, 8, 9, 10 चल रहा है, एकदम से इस पे जबरदस्त एप्रिसिएशन आया। कब, जब 2022 में कोविड का, ये ऐसे जा रहा था सर, ऐसे जा रहा था नीचे, मतलब 5, 7, 8, 9, एकदम से जूम ऊपर गया, और जब से ऊपर गया ऑलमोस्ट ऊपर ही रहा सर, इसी क्षेत्र में रहा ये, आज भी ये यहां से यहां पे है। मीन्स कि जब कभी भी कोई क्राइसिस, मेडिकल क्राइसिस आती है तो ये ऊपर सेक्टर में रहता है कि नहीं। तो ये दो वजह है जिसके वजह से कि मोतीलाल ओसवाल इस फंड को लेकर के आई। हेल्थ केयर सेक्टर का ये फंड है सर, और अगर सिंस इंसेप्शन अगर बात करेंगे सर, जब से ये इंडेक्स का सिंस इंसेप्शन, किसका, इंडेक्स का सिंस इंसेप्शन लगभग 2005 के आसपास ये बना था। आज कितना है सर, 2024, टाइम फ्रेम कितना हो गया, 19 साल। अगर किसी व्यक्ति ने 1000 की एसआईपी लगाई होती 19 साल के लिए इस सेक्टर में, तो उसका रिटर्न कितना बन गया होता सर, 1000 की एसआईपी प्रति वर्ष 19 साल के लिए किसी ने लगा दिया होता, तो उसका कुल रकम खुद का 2,28,000 रुपया, इकाई, दहाई, सैकड़े, हजार, 10,000, लाख, 2,28,000 उसने अपना लगाया होता, और 19 साल में उसका रिटर्न सब कुछ मिला करके मैंने आंकड़े तैयार कर लिए हैं, आप गणित लगा लीजिएगा सर, और उसका खुद का पैसा बन गया होता सर 29,78,150, 29,78,150। अगर किसी व्यक्ति ने जब ये बना था इंडेक्स उस समय पैसा लगाया होता तो उसकी रकम इस तरह से 29,78,150 बन गई होती। तो मैंने दो बातें बताने की कोशिश करी है सर कि अभी राइट नाउ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, कि व्हाई मोतीलाल ओसवाल इज थिंकिंग दैट दिस काइंड ऑफ एनएफओ मस्ट कम इनटू मार्केट। इसको मैंने जस्टिफाई किया बिकॉज XEC वेरिएंट ऑफ कोविड-19 अबाउट टू कम, henceforth
दिस इज जस्टिफाइड टू ब्रिंग दिस काइंड ऑफ NFO। फर्दर दूसरा चीज मैंने आपको बताने की कोशिश की कि भगवान करे सब कुछ अच्छा रहे और इस तरह का सीन हमारे रिवर्स इवेंट हमारे कंट्री में ना हो और वर्ल्ड में कहीं भी ना हो। वसुधैव कुटुंबकम वाले हैं हम लोग सर, तो कहीं भी ना हो, क्या तब ये फंड मुझे अच्छा फायदा नहीं देगा? उसके लिए मैंने आपको बताया कि पिछले 1 साल में पीयर ग्रुप बना के दिखा। 1 साल में तो कोई इस तरह का डेडली वायरस का अटैक नहीं था ना, तब भी केवल रियल्टी सेक्टर और PSU सेक्टर को छोड़ दूं, एनर्जी को भी छोड़ दूं, तो बाकी जितने भी सेक्टर हैं, मीडिया ले लो जी, कंजम्पशन ले लो जी, EV ले लो जी, हर एक सेक्टर को आउटबीट किया है 1 साल में हेल्थ केयर सेक्टर ने। और कोविड-19 के बाद से तो लगातार ये ऊपर ही कर रहा है परफॉर्म ये सेक्टर ने हैंसफोर्थ आप। लेकिन हाँ, एक बात बता दूं सर, ये थीमेटिक काइंड ऑफ है, डिस्क्लेमर भी बता दूं सर कि ये थीमेटिक फंड है, इसलिए आपको इसमें ज्यादा बड़ा पोर्टफोलियो नहीं बनाना है, कोर पोर्टफोलियो में नहीं रखना है, सैटेलाइट पोर्टफोलियो रखना है, और ज्यादा नहीं SIP करना चाहिए आपको। और SIP अगर आप करते हैं तो 5 से 10% अपने पोर्टफोलियो का इसमें रख सकते हैं। धन्यवाद।